Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And आज का हमारा टॉपिक है BA साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कोर पेपर एंड ईटिंग डिसऑर्डर। एंड ये पहली वीडियो है ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर, मतलब इट्स लाइक अ फ्रेश एंड न्यू टॉपिक। और ईटिंग डिसऑर्डर आर लाइक करेक्टराइज बाय, जहाँ पर हमें कॉन्टीन्यूअस और लगातार डिस्टर्बेंस दिख रही है हमारे ईटिंग बिहेवियर के अंदर। ठीक है, तो परसिस्टेंट डिस्टर्बेंसेस इन द ईटिंग बिहेवियर्स। देन दो तरीके के अडल्ट ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं DSM-5 के अंदर, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। और इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और सुना भी है बहुत। बेसिकली हम इनका अब DSM-5 क्राइटेरिया और ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, रिस्क फैक्टर्स, इनका ट्रीटमेंट और वो सब भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग फीचर दोनों का यही है कि सबसे पहले तो नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर है तो चीज़ें ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर्ड वे में ईटिंग हो रही है। मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान चीज़ों को खाता है या उसे खाना चाहिए एक टाइम पे इतना, और इतनी से इतनी देर में इतना खाना, वैसा कुछ भी नहीं है, उससे हट के कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो इट्स लाइक डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड बहुत ज़्यादा डर होना कि कहीं वेट ना बढ़ जाए, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ, पतला ना, मतलब पतला रहने वाला वो चीज़ चाहिए बेसिकली। अकम्पनिंग परस्यूट ऑफ थिननेस, कि इतना ही रहना चाहिए, इतना पतला ऐसा ही होना चाहिए फिगर, और वेट और फैट नहीं होना चाहिए। और ये परस्यूट इस हद तक है कि ये बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस है और कभी कभार डेडली भी हो जाता है। मतलब इट्स लाइक कि बॉडी को तो खाने की ज़रूरत है, क्योंकि काम करने के लिए और एनर्जी के लिए खाना चाहिए, बट पर्सन इज़ लाइक सो मच ऑब्सेस्ड विद दैट थिननेस कि वो नहीं खा रहा है और उसको पूरा अभी तक अंदर डर है कि भाई वो मोटा ना हो जाए खाने के बाद। तो जैसे कि वो बस पानी ही पीता जा रहा है एंड अपना वेट मेंटेन करने के लिए, तो गड़बड़ दिख जाएगी अंदर जब हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात कर लेते हैं। लिटरली एनोरेक्सिया नर्वोसा का मीनिंग है कि अपीटीट का कमी होना, लैक होना, जो कि नर्वसनेस की वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है। बट अभी ऐसा कोई मीनिंग इसका नहीं है, अभी हम इसकी एज अ डिसऑर्डर बात कर रहे हैं, तो हम उसको वैसे देखेंगे कि इंटेंस फियर है ऑफ गेनिंग वेट एंड ऑफ बिकमिंग फैट, जो कि ऐसे बिहेवियर्स के साथ कंबाइन करा गया है, या वहाँ पे ऐसे बिहेवियर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि रिजल्ट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी सच में अंडरवेट या माल न्यूट्रिशन दिख रही है। ठीक है, दैट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट। देन आगे हम बात करें तो एक सेकेंड, या आगे अगर हम देखेंगे तो मैंने साइड में लिखा है DSM-4 से DSM-5 में एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। वो ये है कि DSM-5 के अंदर एमेनोरिया, मैं इसका रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ मुझे पता है, ठीक है, एमेनोरिया, जो कि सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, वो रिक्वायर्ड नहीं है अब पर्सन को ये वाला डायग्नोसिस देने के लिए। यानी कि कहना क्या चाह रहा है वो, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं लास्ट में। एमेनोरिया मतलब होता है कि एबनॉर्मल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मिसिंग वन और मोर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, एंड फीमेल्स के लिए ये ऑफ कोर्स। देन प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब ये होता है कि समवन हु हैज़ हैड नॉट हैविंग पीरियड्स बाय एज ऑफ 15, जो कि एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये है एमेनोरिया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि DSM-4 से अगर मैं DSM-5 में आई हूँ, और DSM-5 में ही देखेंगे हम इस डिसऑर्डर का क्राइटेरिया, वहाँ पर वील सी कि जो ये absence of menstruation है is no longer required for a person to be given the diagnosis. ओके, एंड फिर यही चीज़ उन्होंने पता नहीं आगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है, वो ज़्यादा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उतना ही लिखा है और उतना ही मैं समझा रही हूँ। अब आगे हम देखेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा का DSM-5 क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। देन बुलिमिया नर्वोसा का ऑफ कोर्स DSM-5 क्राइटेरिया, एंड इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे मैंने इसका बताया एनोरेक्सिया का विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। एंड देन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी है एक, उसकी भी हम बात करेंगे, और बिंज और पर्ज का मीनिंग भी अलग से समझा रखा है बुक के अंदर, वो भी हम देखेंगे। एंड लास्ट में वी विल सी
इन डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट, जो कि ऑफ कोर्स सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इफ़ यू वांट कि मैं वो चीज़ पढ़ाऊँ एंड कॉजल फैक्टर पढ़ाऊँ, क्लिनिकल पिक्चर पढ़ाऊँ डिटेल में, तो मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है। वरना मैं सिर्फ मेन वाला पार्ट कवर करने वाली हूँ। एंड लास्ट में वी विल सी प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी बेसिकली इज़ नॉट अ डिसऑर्डर और नॉट लाइक ऐसा कुछ चीज़ जिसका हमने DSM-5 क्राइटेरिया निकाला हो, क्योंकि वो डिसऑर्डर नहीं है तो उसका DSM-5 क्राइटेरिया भी नहीं है कोई। लेकिन क्योंकि आजकल के लोगों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उस पर बात करेंगे। और उसमें बुक में अलग से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ट्रीटमेंट क्या है ओबेसिटी का और क्यों होता है, इसके फैक्टर्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, वो सब भी समझा रखा है। अगर वो भी यू वांट कि मैं करवाऊँ तो मैं करवाऊँगी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट कवर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।